गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूजीसी नेट सितंबर 2013 की जो थर्ड पेपर था, पहले तो 2 पेपर में होता था ना एग्ज़ाम, तो उसी का थर्ड पेपर का आपको सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। इसमें 75 क्वेश्चन होते थे। पहले देखो, पेपर 3 पेपर में पहले एग्ज़ाम होता था 18 से पहले। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। तो फर्स्ट पेपर आपका कॉमन पेपर होता है, जो अभी भी फर्स्ट पेपर है, और अपने सब्जेक्ट का पेपर 2 पेपर में होता था, सेकंड और थर्ड। तो जो पिछले बार 18 जून को जो एग्ज़ाम देखा गया, उसमें काफ़ी क्रोनोलॉजिकल वेस क्वेश्चन था, जो पहले भी आता था यूजीसी नेट में। इधर 3-4 साल से नहीं आ रहे। तो अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सब में देखा जा रहा है कि क्रोनिकल वेस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब प्लीज़ जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पहले मतलब 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक आप कर लीजिए। मैं करा दूंगी अपने चैनल पे। अभी तो हमारे पास है ना 3-4 दिन, 4 तारीख को पेपर है, तो मैं हर दिन एक एक पेपर करा दूंगी। तो आज मैं सितंबर का करा रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के हास्य के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो देखिए, इतिहासवाद भी सही है, अति तथ्यवाद भी सही है, नैतिक सापेक्षतावाद भी सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या 1905 के दशक में लोकप्रिय बना है? इसकी क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी अल्फ्रेड कॉबन का लेख द डिसलाइन ऑफ पॉलिटिकल थिएटर पीटर स्लॉसलेट की। तो फ्रेंड्स, मैं वो नहीं करूँगी, क्या ना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगे तो आप वीडियो को रोक के, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट और कर देती हूँ, तो आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, तो आप कर लेना, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन कराती हूँ। निम्नलिखित में से कौन संदर्भवाद का व्याख्याता नहीं है? संदर्भवाद का व्याख्याता नहीं है। तो देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आपको सीखना है? यही सीखना है कि एक विंट गेंट तो नहीं है, बाकी कौन कौन है ये जान लो। हो सकता है नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। यूजीसी नेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो इसी क्वेश्चन को घुमा के बोले, इनमें से कौन संदर्भवाद के व्याख्याता हैं? तो स्किनर हो गए, विंच हो गए, पोकॉक हो गए, ठीक है। अगला है, एक मिनट, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में कौन प्लेटो का समर्थक है? तो लविंगसन जो है, लविंगसन वो प्लेटो के समर्थक है, बाकी पॉपर, बर्लिन और क्रॉसमैन उनके आलोचक है। अगला है, नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी और बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है? तो अरस्तु ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरस्तु द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्रवाद पर आधारित है? तो हॉब्स का जो राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्रवाद, नॉमिनलिज्म पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक रचित ट्रू ट्रीटिज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है? तो ये फिल्मर पे समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन विकल्प सही है? सामान्य इच्छा इंगित करता है। तो सामान्य इच्छा, मेरी स्वयं अपनी वास्तविक वसीयत, समूह मानस, एक सर्व सामान्य में, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर डिफिकल्टी आपको लगे हिंदी पढ़ने में, जब कहीं भी आए तो आप इंग्लिश वाला पढ़ लेना, तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को होमो फेवर, ये भी कई बार एग्जामों में आया, कई दूसरे एग्जामों में भी आया हुआ है, तो कार्ल मार्क्स ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह कहता है, निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि श्रमिक स्वतः समाजवादी हैं तथा फलस्वरूप व्यावसायिक क्रांति के द्वारा क्रांति विचारधारा को उन पर तक पहुंचाना होता है? तो ऐसा लेनिन बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, कौन क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से कौन ये कहता है? देखो, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मार्क्स और लेनिन, माओ से भी हो सकता है, लेकिन देखो एक बार फिर से पढ़ लो, ध्यान रखना इसको। देखो, श्रमिक स्वतः समाजवादी नहीं है, ठीक है, और ये बोलेंगे, मार्क्स बोलेंगे तो समाजवादी बोलेंगे, तथा फलस्वरूप व्यावसायिक क्रांतियों के द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा तक उन तक पहुंचाना होगा, ठीक है। अगला है, जहां तक अरविंदो के विश्वास का संबंध, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? देखो, यह विश्वास की उनकी शिक्षा और प्रतिभा ईश्वर की है, जिसका उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं किया जा सकता, जिनका संकल्प है कि केवल ईश्वर के साथ के नाम पर जाप ही नहीं करेंगे बल्कि ईश्वर पर प्रत्यक्ष बोध करेंगे। उनकी दृढ़ धारणा है कि वे देश से एक जड़ वस्तु नहीं बल्कि माता मानते हैं। तो ये सही है उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हो गया। 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11 क्वेश्चन बोल रहा है मार्क्स अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की है? तो ये एम.एन. रॉय ने इसकी आलोचना की है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं, वो धर्म का अर्थ नहीं जानते? ये महात्मा गांधी का बहुत फेमस कोटेशन है, कई बार एग्जामों में आई है ये, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। ये नहीं बोलोगे, जैसे यूजीसी नेट में तो बहुत सारे नए क्वेश्चन आते हैं, बट ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हो सकता है रिपीटेड है, ये तो 2013 के क्वेश्चन है ना, अब तो बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। एफ ए हैयक द्वारा लिखित पुस्तकों का सही क्रम बताइए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अभी भी पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। एफ ए हैयक के पुस्तक का तो मैं इसमें ही बता देती हूँ। देखो, द रोड टू सफरडम 1944, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1907, ठीक है। फिर रूल एंड ऑर्डर 73, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। अब इसको मैं थोड़ा सा ना, मतलब ट्रिक के थ्रू आपको थोड़ा बता देते। देखो, रोड टू सर्वडम, तो जब रोड पे हम जाएंगे, ठीक है, तो बाहर निकलेंगे तभी तो हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये ध्यान रखना। अब स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन बहुत लोग ज़्यादा वो करने लगेंगे, तो रूल एंड ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। रूल और ऑर्डर उसके बाद आएगा। फिर रूल और ऑर्डर आएगा तो मिराज ऑफ सोशल जस्टिस हो जाएगा। जब रूल ऑर्डर आएगा तभी तो जस्टिस होगा। तो इस ट्रिक से आप इस बुक के सारे बुक को याद रखोगे। देखो, रोड पे निकलोगे तो द रोड टू सफरडम, ठीक है, 44 में हो गया। फिर जब रोड पे निकलोगे तो आपको लिबर्टी चाहिए, ठीक है, लिबर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960। रूल एंड ऑर्डर, फिर रूल और ऑर्डर चाहिए, निकल गए स्वतंत्रता, तो किसी को ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाएगी, रोड पे ज़्यादा ही उत्पात मचा देगा, तो उसके लिए रूल और ऑर्डर भी चाहिए। जब रूल और ऑर्डर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोशल जस्टिस हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब ये इनके बुक को आप भूलोगे। अगला है एम सैंडल, एम वॉल्टजर, बिल किमलिका, आरजे बर्नस्टीन। तो इनके बुक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है, तो मैं मिलाती हूँ। देखो, सबसे पहले सैंडल का है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। फिर है वॉल्जर की बुक हो गई आपकी द कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिक्स, नहीं ये हो जाएगी ना, स्फीयर ऑफ जस्टिस। हाँ, वॉल्जर की तो स्फीयर ऑफ जस्टिस, ये ध्यान रखना, स्फीयर ऑफ जस्टिस वॉल्जर की है, स्फीयर ऑफ जस्टिस वॉल्जर की है। हो गया। फिर हो गया किमलिका की, क्या हो जाएगी? किमलिका है, क्या है ये हो जाएगा ना, ये फर्स्ट हो जाएगा उनका, क्या है? सेकंड है ना, सेकंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी। नहीं, रुक जाओ, इसका आंसर क्या है? विल किमलिका, सी में क्या निकाला है? कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी। और ये क्या है? रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो इसका बर्नस्टीन का ये हो गया, और बिल किमली का हो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये सांस्कृतिकवादी विचारक हैं बिल किमली का, ये आपको पढ़ना भी है यूजीसी नेट में। आगे है, देखो एक बार फिर देखो, सैंडल की लिबरलाइजेशन इन लिमिट्स ऑफ जस्टिस, वॉल्जर की स्फीयर ऑफ जस्टिस। इसका पूरा नाम भी कभी कभी आजकल पूछ देता है, तो अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वेलिटी, ठीक है, कि बिल किमली का कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी। बर्नस्टीन की हो गई द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्सन बोलता है, जैसा कि सेवाइन ने कहा है कि महान राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक और सामाजिक संकटों से उत्पन्न होते हैं, कोई राजनीतिक सिद्धांत निष्काम नहीं है। तो इसका हो जाएगा दोनों सही है, और सही व्याख्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन है, मैंने इसका काफ़ी अच्छी ट्रिक से बताया था सर्सन रीजन का, अगर आप मेरे क्लास को फॉलो कर रहे हो तो। मैं आज तो जल्दी जल्दी बता रही हूँ, देखो, क्योंकि मुझे 75 क्वेश्चन आज कराने, मैं हर दिन सोच रही एक एक तो कम से मैं आप लोगों को करा ही दूँ। देखो, अगला क्वेश्चन, आलमंड तथा वर्मा के अनुसार संकीर्ण संस्कृति के लोगों का निम्न
मतलब कम होता है। क्या कम होता है? देखो, राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक नेताओं तथा कार्य व्यापार के बारे में संज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। व्यवस्था इसके नेताओं तथा कार्य व्यापार के बारे में भावनात्मक अभिमुखीकरण। व्यवस्था उसके नेताओं और कार्य व्यापार के बारे में मूल्य निर्धारण संबंधी अभिमुखीकरण। तो ऑप्शन सारा सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो प्लीज़ आप पढ़ लेना वीडियो को रोक के। ब्लॉक मतदान व्यवस्था को कहते हैं, तो ब्लॉक में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं पास भेजा जाता है तो क्या होता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एक बार फिर से बताएं। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं पास भेजा जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास अधिकार होता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक गण यानी इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। इलेक्टोरल कॉलेज की कुल सदस्य संख्या 538 होती है, जिसका विभाजन प्रतिनिधि और सीनेट के कुल सदस्यों को जोड़कर निर्धारित किया जाता है। वाशिंगटन के शेष सदस्य की संख्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव 4 वर्षों के लिए होते हैं, ये तो पता ही है। ठीक है, अगला एसपी हंटिंगटन के राजनीतिक विकास तब होता है जब बड़े पैमाने पर लामबंदी और सहभागी की अपेक्षा संस्थानीकरण अधिक हो। बड़े पैमाने पर लामबंदी और सहभागिता की अपेक्षा स्थानीकरण कम हो। तो कम होगा तब होगा ना, जब ज़्यादा होगा तो क्यों होगा? ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संस्थाओं में लचीलापन, तो उसका कारण बताते हैं वो। ठीक है, संस्थाओं के पीढ़ीगत परिवर्तन नहीं हो, रिजिड। तो अभी मैं एक बार रुको आपको बता ही देती हूँ हंटिंगटन के बारे में। देखो, हंटिंगटन का जो क्षय और विकास वाला जो मॉडल है उसमें 4 तरह के मॉडल उन्होंने बताया। देखो, अनुशीलता, जटिलता, स्वायत्तता और सुसंगतता। तो ये सब है आपका उसमें विकास में, डेवलपमेंट में। और क्षय कब होगा? कठोरता, सरलता, अधीनता और असंबंधता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ये विकास तब होता है जब बड़े पैमाने पर लामबंदी और हानिकरण कम हो। देखो, एप्रिल हंटिंगटन के राजनीतिक विकास तब होता है जब बड़े पैमाने पर लामबंदी और सहभागी की अपेक्षा संस्थानीकरण कम हो। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास मुख्य लक्षण है और राजनीतिक व्यवस्था इसमें मुख्य बाधा राजनीतिक अव्यवस्था से पैदा होती है। हंटिंगटन ने राजनीतिक हास्य की संज्ञा दी है। उसके अनुसार यदि राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक संस्था निर्माण साथ साथ चल रहा है तो राजनीतिक हास्य को रोका जा सकता है, यानी कम होगा तो ही रोका जा सकता है। ठीक है, इनकी बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ ये बुक को याद रखिए। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, फिर है द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द 20th सेंचुरी, हु आर द चैलेंजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। आप बिल्कुल देखो, जटिलता यहाँ पे दिया है ना, देखो ये क्या है। वैसे वैसे समाज की राजनीतिक संस्था की जटिलता, स्वायत्तता, अनुकूलता और क्षमता और असंगति भी बढ़ जाती है, तभी राजनीतिक स्थिरता कायम होती है। ठीक है, उसके अनुसार यदि राजनीति में प्रयुक्त संसाधनों शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया और सत्ताधारियों की अभिवृद्धि में उपयुक्त सीमाओं में नहीं रखा जाता है तो राजनीति में बढ़ती हुई सहभागिता का बोझ नहीं संभाल पाएगी और टूट जाएगी। अगला फिर है क्या है, निम्नलिखित को सुन के पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल, सोशियोलॉजिकल मॉडल, नेशनल चॉइस मॉडल, डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल। तो इसका आंसर एक बार मैच ही कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी था। सी में क्या सी है ऑप्शन? देखो, पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल है राजनीतिक दलों के प्रति लोगों की मनोवैज्ञानिक समृद्धि। सोशियोलॉजिकल मॉडल है सभी समूह सदस्य के मतदाता व्यवहार से जोड़ना। देखो, अब सोशियोलॉजिकल है तो व्यवहार से थोड़ा जोड़ दिया। ठीक है, नेशनल चॉइस मॉडल राष्ट्रीय कर्ता को मतदान करना। डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल वैचारिक कौशल की प्रक्रिया द्वारा मतदान के रूप को देना। ठीक है, अगला है
ठीक है, आगे है, आगे क्या है देखो, सम्मेलन को विभक्त सरकार की संकल्पना का आविष्कार। यूएस में किया गया है विभक्त सरकार का उल्लेख कि राष्ट्रपति पद एक राष्ट्रपति के पास रहता है तथा दूसरी पार्टी कांग्रेस की सीनेट पर नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति पद एक पार्टी के पास रहता है तथा कांग्रेस प्रतिनिधि साथ दूसरे के पास रहता है। राष्ट्रपति पद एक पार्टी के पास रहता है तथा कांग्रेस के दोनों व्यापार मंडल पर दूसरी पार्टी का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति पद तथा कांग्रेस के दोनों व्यापार मंडलों पर एक ही पार्टी का नियंत्रण होता है। तो देखो इसमें स्टार बना, यानी उत्तर ही सही नहीं है। तो आपको प्लीज़ एक्सप्लेन पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ, क्योंकि फिर पढ़ दूँ क्या। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके उत्तर सी को दिया था। देखो सी में क्या है भैया, देख लो भाई, कहीं वो दिया था तो वही दे दे। तो चौथा को सिर्फ एलिमिनेट किया है, क्या नहीं पूछ रहा था क्या? एक मिनट रुक दो। अमेरिकी सरकार संकल्पना आविष्कार यूएस में किया गया था। विभक्त सरकार का अर्थ है, अच्छा विभक्त सरकार का अर्थ है, तो वो 1 2 3 दिया था, एक बार देख लेना आप, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ संस्थानीकरण के रूप में मानता है? संस्थानीकरण के रूप में मानता है हेलियो जैकोवॉलराइव, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये तो आसान है, ये भी आपने कई बार एग्जामों में देखा है, मैंने भी कई बार ये वाला तो क्वेश्चन कराया। देखो मनोवैज्ञानिक विचारधारा है डेनियल लर्नर से। संरचनात्मक आमल पर, ये तो आपको पता ही होगा, मानकीय विचारधारा सेल्डर वुलनसा। उत्तराधुनिकता लियोटार्ड। मेरे चैनल पे आपको उत्तर आधुनिकतावादी विचार पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बताया हुआ है, आप चैनल पे जाना तो फिर आपको मिल जाएगा वो। या टॉपिक का नाम लिखना, ज्ञान संकल्प, अनुराधा मैम, और उत्तर आधुनिकतावाद या पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, तब भी मिल जाएगा आपको। या चैनल पे अब जाओगे तो देखना तो भी मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि मैंने देख रही हूँ बहुत सारे व्यूवर्स देख तो रहे हैं मेरे वीडियो को बट सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है। तो जितना अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मुझे भी एनर्जी मिलेगी कि नहीं मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्लासेस लेके आऊँ, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट करूँ और आपको जिस भी मतलब अपने सब्जेक्ट में आपको कमांड अच्छा कर दूँ। अगला है क्या है, मैच करना पुस्तक और लेकर। ये तो पता है ना, ये यूजीसी नेट का फेवरेट ही क्वेश्चन होता है, मतलब बहुत बुक्स पूछते हैं, जैसे कंपैरेटिव के बुक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बुक, फिर इंडियन थिंकर के तो काल क्रमानुसार आपको पूछ देते हैं। देखो वॉल्टर रोडनी, जियोफ्रे के, रोनाल्ड एच चिलकोट, जोसेफ सुम्पीटर। इसमें क्या होता है ना, ये तो एक तरह से ठीक होता है ना कि अगर आपको 1 से 2 बुक भी आएगा तो आप आंसर कर लोगे। ऑप्शन डी इसका राइटर से एक बार मिला देती हूँ मैं। वॉल्टर, देखो अगर मिला देती हूँ, अगर आपको नहीं पता है ना तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वॉल्टर रोडनी का हाउ यूरोप अंडर डेवलपमेंट अफ्रीका। जियोफ्रे का है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट अ मार्क्सिस्ट एनालिसिस। रोनाल्ड चिलकोटा का थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट इनका हो गया। और ये इनका है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट अ मार्क्सिस्ट एनालिसिस। जियोफ्रे का मार्क्सिस्ट एनालिसिस याद रखना, ये दोनों का ये मैच कर रहा है ना। जोसेफ सिम्पीटर का तो शायद आपको पता है, इंपीरियलिज्म एंड सोशल क्लासेस, ये तो कई बार एग्जामों में आया हुआ, ये तो फेमस बुक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो अगर आपको डी वाला भी आता, मैं ये देखती हूँ क्या था, सिम्पीटर का 4th, तभी आप कर लेते, एक भी अगर आता तो कर लेते। मैंने 2018 सॉरी अभी जो 18 जून को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी पेपर का सॉल्यूशन करा रखा है मेरे चैनल पे, आप देख लेना। द सोशल काउंसिल ऑफ चर्चेस तथा दी एंटी सैलून लीग नामक 2 प्रभावक गुट कहाँ के हैं? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हो गया। नेक्स्ट, उन विविध प्रयोजनों को बताइए जो जेम्स विल्सन के हितों समूहों में सम्मिलित होने के निर्णय को मजबूत करने के लिए पेश किए। तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। साधक उद्देश्य अभिचयनात्मक प्रोत्साहन नहीं है, 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आगे है
निम्नलिखित में से किसने उदारवादी संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया है? तो थेडा स्कोपोल ने किया है इसका। किसमें? उदारवादी संविधानवाद और लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर। याद रखना, बस कुछ नहीं लिखना। आप अगर नोट कर रहे हो तो उदारवादी संविधान तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था डैश करके थेडा स्कोप का दिया है। इसमें इनके बारे में थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ लेना, इसमें दिया हुआ है। आगे है गुट दल तथा प्रभावक के साथ व्यवस्था, प्रबंधकीय क्रांति, सहभागी प्रजातांत्रिक राज्य का साधक सिद्धांत। तो इसका आंसर है, ये साथ में मैच ही किया हुआ है, गुट दल और प्रभावक, रॉबर्ट डहल, प्रबंधकीय वर्नहम, सहभागी पेटमैन और मिलीबैंड के राज्य का साधक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्वाचन की सूची प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? चुनाव क्षेत्र एकल तथा बहुल सदस्य दोनों होते हैं, केवल बहुल सदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं, मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं, चुनाव दल के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनाता है। तो इसका हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, तो क्या है सेकेंड? केवल बहुदलीय चुनावी क्षेत्र में होता है और दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनाता है। तो सीरीज में उनका नाम होता है ना। अगला है, इसको आप पढ़ना है तो पढ़ लेना फ्रेंड्स। वीडियो को आप एक बार नॉर्मल वॉइस में सुनना, अगर आपको नहीं याद हो रहा तो वॉइस को इंक्रीज करके आप कुछ भी काम भी कर रहे हो तब भी कान में लीड लगा के सुन लेना, तो भी आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 मुख्य घटक समानता, क्षमता और विभेदीकरण की शिनाख्त की थी। बिल्कुल सही बात है। उच्च स्तर पर विभेदीकरण, विकास तथा क्षमता ने प्रवृत्त। तो ठीक है, दोनों सही और सही व्याख्या कह रहे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। ये देखो, ये भी अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शायद ऐसे, मतलब इसमें 1-2 नाम चेंज है। यही क्वेश्चन अभी 18 वाले में पूछे गए थे। मतलब उसको कालक्रम, अब इसमें क्या मैच करना, उसमें कालक्रमानुसार से जाना। इसी टाइम के पूछ लेते हैं क्योंकि इस समय बहुत कम टाइम के लिए चेंज हुए थे ना प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर, इसको मिला देती हूँ, रुक जाओ। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने तीन बार किया है ना, 13 दिन, 13 महीना और फिर 4 साल का उनका था। तो देखो, सबसे पहले गुजराल हो जाएंगे 97 में। देखो 97 अप्रैल में हुए और मार्च 1 साल गुजराल हुए। फिर वाजपेयी हो गए 96 से, देखो मई से और जून, मतलब 13 दिन के लिए बने थे ना उस समय। ये हो गया। फिर देवगौड़ा हो गए, फिर चंद्रशेखर। तो इसको तो आप फ्रेंड्स मैं बोलूँगी, मैं या तो मैं उसके शॉर्ट्स के थ्रू सारे जितने भी प्रधानमंत्री उनके कालक्रमानुसार मैं दे दूँगी, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरह से आप रिवाइज़ कर लो। इस समय का ज़्यादा याद है क्योंकि पहले का भी हमें याद है, बाद का भी अभी का भी याद है। क्योंकि अभी तो जैसे मनमोहन सिंह भी काफ़ी बार बन गए, ये नरेंद्र मोदी भी बन गए, उससे पहले का भी याद है। लेकिन जो इस समय, इस दौरान जो था ना, इस समय बहुत सारे, मतलब कभी 6 महीना, कोई साल भर, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, ऐसे ही चेंज हुए हैं। तो इसी का पूछता है, इसी टाइम का। बजट बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखो। देखो क्या होता है, सबसे पहले सामान्य चर्चा होती है। ठीक है, सामान्य चर्चा हो जाएगी। फिर सामान्य चर्चा के बाद अनुदान पर मतदान होगा कि कितना मतलब रखा जाए खर्चा, उस पर मतदान सब करेंगे। अनुदान पर मतदान, फिर विनियोजन विधेयक होगा, तब बनेगा वित्त विधेयक। ठीक है, हो सकता है हमें पहले लगा रहे वित्त विधेयक, तो याद रखना क्या होगा, पहले हम सामान्य चर्चा करेंगे, फिर अनुमोदनों का वो करेंगे, फिर हो जाएगा विनियोजन विधेयक, फिर वित्त विधेयक। ठीक है, सबसे लास्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? देखो, जीवन के पर्याप्त साधनों का अधिकार, अल्पसंख्यक भाषाई लिपि संस्कृति का संरक्षण, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो भी ऐसे ही सही, मतलब गलत हो गया। अगला है भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक बात है। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राज्य सिर्फ नाममात्र का प्रधान होता है। ठीक है, नाममात्र का तो प्रधान होता है। फिर है धन विधेयक संसद के सिर्फ निम्न सदन में उद्भूत होते हैं। संसद का निम्न सदन सामान्यतः निर्वाचित होता है। तो ठीक है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी बोल रहा है इसमें। धन विधेयक संसद के सिर्फ निम्न सदन में उद्भूत है। ठीक है, संसद का निम्न सदन सामान्यतः निर्वाचित होता है, क्योंकि ऐसे मेरे को तो बी लग रहा है, लेकिन देखो ए दिया है तो यही कर लो, क्योंकि दोनों बात तो कह रहा है, सही बात कर रहा है, बट एक दूसरे से रिलेट तो नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की ही समितियां
कौन सी है? राज्यसभा की ही सिर्फ समितियां हैं। अधीनस्थ विधान समिति है, सरकारी आश्वासन समिति, मेज पर प्रस्तुत पत्रों से संबंधित समिति, सार्वजनिक प्रतिष्ठा से संबंधित समिति। तो इसका भी स्टार बना हुआ है, क्या कारण है स्टार बना हुआ है, एक बार देख लो। देखो विश्व अनुदान, इसका उत्तर डी को माना है जो गलत है। रुको, डी को माना है तो डी में क्या दिया, 1 2 3। अब देख लेना इसको फ्रेंड्स, ठीक है। आगे है पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया, ये किसकी है? जोआ हसन की बुक है। देखो जोआ हसन की रचना, ये भी याद रखो, उनका भी बुक कभी 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 कोई क्या पूछ देता है, जैसे पार्थ चटर्जी का हो गया, जोआ हसन का, और जो भी इधर पॉल ब्रास, ये सब का भी पूछा जाता है बुक का नाम। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की देन है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की कौन सी देन है? तो निजी धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित अनिवार्य नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान आंदोलन निम्न कौन सा नहीं है? ठीक है, याद रखना। तो तबलीग नहीं है, बाकी सब, खेरा भी है, तेलंगाना भी है और तेभागा भी है, इस सबका क्वेश्चन भी दिया होगा। इसको भी कालक्रमानुसार जितने भी आंदोलन हुए ना, उसको भी कालक्रमानुसार सजाने दिया जाता है। आगे है इसमें निम्नलिखित में से किस उपवाक का उपयोग बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए किया था? तो ये किए थे कल्पित समुदाय, कल्पित समुदाय, इमेजिन्ड कम्युनिटी। ठीक है, याद रखना है, बेनेडिक्ट एंडरसन ने, और इनकी बुक है इमेजिन्ड कम्युनिटीज। ठीक है, इनकी बुक ही है। ठीक है, आगे भारत के शासन में योग्यता के संरक्षण के संबंध में अतुल कोहली की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? अस्थायी या सहनशील सम्मिलनों की अनुपस्थिति, नीतिगत अप्रभाविता, राजनीतिक संघर्ष को बगैर हिंसा के अनुकूल बनाने की अक्षमता, केंद्रीकरण और विकास के बीच बढ़ता नियोजन। तो 1 2 3 ये बस हटाना है, एलिमिनेट करना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया है, अगर आपको 3 एक तरह का लगे और एलिमिनेट करना तो कर लेना। देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर पे थे हम? क्वेश्चन नंबर 42। तो हमारे पढ़ना होगा तो पढ़ लेना फ्रेंड्स। 43। अब देखो पार्थ चटर्जी, अब है इसमें मैच ही है तो वो ही देख ले। देखो लॉयड सुजान रुडोल्फ, ये है भारतीय राज समूह तथा वर्ग बहुलवाद में अंतर स्थापित है। पार्थ चटर्जी राज संसाधनों का प्रधान आवंटन और सामाजिक समूहों में प्रोत्साहक। फिर है, अगर आप चाहेंगे फ्रेंड्स तो मैं 2021, 22 और 23 के क्वेश्चन आपके लिए ले आऊँगी, अगर आपको वो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में करना, तो मैं वो उस ईयर की भी क्वेश्चन ले आऊँगी। फ्रैंक एंड MS रॉय का लोक संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं के बीच लोकतांत्रिक राजनीतिक विभाजन, और हमजा अल्वी का है अति विकसित उत्तर औपनिवेशिक राज्य। ठीक है, अगला किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम है शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है? ये बोले थे थॉमस पेंथम। ठीक है, आगे है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो धार्मिक संपत्ति का पर कराधान, ये नहीं है। ठीक है, अगला है मैच करना है आपको, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, तो हम मिला देते हैं आपको, एक मिनट मिलाते हैं क्या है। देखो ये हो गया आपका, एक मिनट, ए में हो गया आपका 2 द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, ऑलिव सेल्डर का द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, लेपोर्वस्की अल्बर्ट का हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अशोक चंदा का है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनर का है फाइनर SE का है आपका अ प्राइम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अ प्राइमर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वरिष्ठ सिविल कर्मचारी के पदोन्नति के मामले में फैसला कौन करता है? तो ये मंत्रिमंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसने कहा कि लोक प्रशासन सरकार को केवल कार्यकारी शाखा के प्रचलनों को समाविष्ट करता है? तो ऐसा बोलते हैं लूथर गुलिक।
49 उदासीनता का अचल अवधारणा किससे संबंधित है? तो सत्ता से। फ्रेंड्स आज मैं 50 क्वेश्चन ही कराती हूँ, इसका नेक्स्ट मतलब क्लास में मैं 25 क्वेश्चन करा दूंगी, अगर टाइम मिलेगा तो इवनिंग में करा दूंगी। लोक निगम की विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? तो लोक निगम इसे मंत्रालय के नियंत्रण से पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे और अपने फ्रेंड में भी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।